मैं कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। लेखा भइयों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम अधिकतम कारावास को कम करके 2 वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा, जिसमें न्यायालयों को उन्हें जुर्माना में परिवर्तित करने की शक्तियां होगी। कोई दंड नहीं होगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसंपत्तियों का गैर प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। मैं 1/10/2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं किसी अधिसूचना राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों से आगे वितरित किया जाए। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता। भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक सकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिससे आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है। मैं अग्रिम मूल्य निर्धारण करार एपीए करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एक पक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबंध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना। डाटा केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को समक्ष बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए मैं किसी ऐसे विदेशी निवेश के लिए वर्ष 2047 तक एक रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत में डाटा केंद्र और सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। तथापि इससे भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यदि डाटा सेंटर प्रदान करने वाली कंपनियां एक संबंधित कंपनी है तो मैं उसे लागत कर पर 15% का सेफ हार्बर प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट इन टाइम कार्य कुशलता का उपयोग बढ़ाने के लिए मैं बीजक मूल्य के 2% के लाभांतरण पर किसी ब्रांडेड वेयरहाउस और कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए निवासियों को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। लगभग 0.7% का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा। भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान का प्रस्ताव करती हूं जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है। वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय के लिए छूट का प्रस्ताव करती हूं। मैं उन सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक एमएटी से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं। कर प्रशासन पे मैं भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं। कर वर्ष 2027-28 को आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के विजन को साकार करने के लिए मैं सेफ हार्बर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। अन्य कर प्रस्ताव बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक का पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। तथापि कर विमोचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% होगा। गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए ये कर 30% होगा। विशिष्ट वस्तुओं नामतः अल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% ही किया जाएगा। तेंदुपत्तों पर दरों को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। मैं वायदा सौदों पर एसटीटी को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव करती हूं। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी को मौजूदा क्रम से 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। हमने वर्ष 2019 में कॉरपोरेट के लिए कराधान परिदृश्य में सुधार किया था, जिसमें कम कर दरों के साथ उनको सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि वे कटौतियों और छूट का दावा करने की बजाय कारोबार पर समुचित ध्यान केंद्रित कर सकें। कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कंपनियों को आगे लाई जाई गई मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट क्रेडिट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं को 1/4 की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया जा रहा है।
31 मार्च 2026 तक संचित करदाताओं को आगे लाई गई मैट क्रेडिट उपरोक्त अनुसार उनको समायोजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष करों पे। अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आती हूँ। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना और शुल्क को प्रतिलोम को ठीक करना है। लंबे समय से चले आ रहे सीमा शुल्क छूटों को समाप्त करने को जारी रखते हुए मैं भारत में विनिर्मित हो रहे मदों अथवा जहां आयात नगण्य वहां पर कतिपय कूटों को हटाना चाहती हूं। इसी प्रकार किसी विशेष मद पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया और सरल बनाने के लिए मैं प्रशुल्क अनुसूची में ही विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में कतिपय प्रभावी दरों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। अब मैं क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों की चर्चा करूंगी। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों का निर्यात संवर्धन। मैं निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाले विशिष्ट नवनीतियों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को वर्तमान 1% से बढ़ाकर पिछले वर्ष की निर्यात कारोबार की FOB मूल्य का 3% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो वर्तमान में चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर के निर्माण के लिए उपलब्ध हैं। मैं चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य